Hello, people. I hope you guys are doing great. And here is a nice scanner series coming up for you guys. लेकिन ये स्कैनर सीरीज देखने के पहले आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 7-8 पॉइंट्स है जो पता होने चाहिए, जिसके लिए मैं यहां पर आपसे मिलने के लिए आया हूं. अच्छे से ध्यान देंगे. लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली. इसको हम नाम दे रहे हैं एक्स्ट्रा एज स्कैनर सीरीज. इसको हम नाम दे रहे हैं एक्स्ट्रा एज सीरीज फॉर सिक्योरिटीज लॉ, जिसको हम आसान भाषा में कह सकते हैं स्कैनर सीरीज. बिल्कुल सही है. तो ये एक एक्स्ट्रा एज सीरीज है सिक्योरिटीज लॉ की. आप सब बच्चों को ये सारा जो इंस्ट्रक्शन नोट आ रहा है उसको बहुत अच्छे से सुन लेना है और इसको ध्यान में रखते हुए पूरी स्कैनर सीरीज को देखना है. चलिए, सबसे पहली चीज, क्या सर ये स्कैनर सीरीज देखते समय हमारे पास स्कैनर की हार्ड कॉपी होने की आवश्यकता है क्या? The answer to that is no. आप चाहें तो अपने स्कैनर की कॉपी अपने पास रख सकते हैं और किसी व्यक्ति के पास स्कैनर की कॉपी नहीं भी है तो भी वो मस्ती से स्कैनर सीरीज देख सकता है. मैं यूज करने वाला हूं सुचिता प्रकाशन के स्कैनर. सुचिता प्रकाशन का स्कैनर मैं यूज करने वाला हूं. तो कोई व्यक्ति अगर चाहता ही है तो सुचिता प्रकाशन का स्कैनर यूज कर सकता है मेरे साथ में, तो उसके लिए ईज हो जाएगा. सुचिता प्रकाशन के आपका एक तो हार्ड कॉपी स्कैनर आता है, साथ में सॉफ्ट कॉपी स्कैनर भी आता है. तो मैं यहां पे जैसे कि सॉफ्ट कॉपी स्कैनर यूज करूंगा, तो आप कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके लिए भी जाके हार्ड कॉपी लेना संभव नहीं है, तो वो चाहे तो सुचिता प्रकाशन की वेबसाइट पे जाके उनका सॉफ्ट कॉपी स्कैनर ले सकता है, जिससे कि आप बच्चे अपने मोबाइल पे अपने लैपटॉप पे उसको एक्सेस कर पाएंगे. लेकिन अगेन, अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई चिंता की बात नहीं है. मैं यहां पे जब डिस्कस करूंगा यू विल गेट अ फेयर आइडिया. आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले पाएंगे. थम्स अप. फर्स्ट पॉइंट. दूसरा पॉइंट यार, जब ये स्कैनर सीरीज डिस्कस करूंगा इसमें मैं लेटेस्ट अटेम्प्ट की क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करूंगा. ठीक है बेटा जी? लेटेस्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन यहां पे डिस्कस नहीं होंगे. उसका कारण यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास समय है तो वो क्या कर सकता है, पूरी स्कैनर सीरीज करने के बाद में जो आखिरी के कुछ अटेम्प्ट हुए उनके पेपर को लेके बैठ के प्रॉपर तरीके से देख सकता है. तो उसमें फायदा क्या होगा बेटा जी? उसमें फायदा ये होगा दैट यू विल हैव मिक्स क्वेश्चन. यहां स्कैनर सीरीज में तो चैप्टर वाइज होंगे. यू विल हैव मिक्स क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि मुझे जम रहा है या नहीं. लेकिन ये उसी व्यक्ति को करना है जिसको समय परमिट कर रहा है. बिल्कुल ठीक है. तो अगर आपके प्रिपरेशन में आपकी पूरे रेगुलर नोट्स, रेगुलर लेक्चर अच्छे से हो चुके हैं, एडिशनल टॉपिक्स अच्छे से हो चुके हैं, क्विक रिविजन हो चुके हैं, आपका रिविजन बहुत अच्छे से हो चुका है, टेस्ट सीरीज हो चुकी है और फिर भी आपके पास समय है एग्जाम तक, तो आप 3 घंटे का टाइमर लगा के कोई भी पास पेपर लेके लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो. तो उसके लिए लेटेस्ट अटेम्प्ट की क्वेश्चंस यहां पे हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ताकि आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहे. ठीक है गुंडे? उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा जी, क्या है यारो, व्हाट इज दिस स्कैनर सीरीज? एज आई एम सेइंग, एक्स्ट्रा एज. खाना बन चुका है बहुत सुंदर सा, अब हम उसके ऊपर गार्निशिंग कर रहे हैं. केक बन चुका है बहुत सुंदर सा, अब उसके ऊपर हम क्रीमिंग कर रहे हैं. ये जो आप बच्चे करते हैं ना, ये तभी सेंस बनता है जब आपका डिश टेस्टी है, तब तो गार्निशिंग का कोई सेंस बनेगा. सो ये जो एक्स्ट्रा एज सीरीज यहां पर सिक्योरिटीज लॉ की आ रही है, दिस इज गोइंग टू बी रेलेवेंट फॉर ओनली समवन हु हैज डन द रेगुलर बैच प्रॉपरली, द रेगुलर नोट्स प्रॉपरली, द एडिशनल नोट्स प्रॉपरली. कोई एक व्यक्ति जो ये सब बहुत अच्छे से कर चुका है, जिस व्यक्ति का रिवीजन बहुत अच्छे से हो चुका है, अब उसने एक्स्ट्रा एज के लिए आना चाहिए. एक्स्ट्रा एज के लिए आप तब आएंगे ना जब आपका रिवीजन अच्छे से हो चुका है. कोई व्यक्ति का अगर रिवीजन भी चल रहा है कि सर मैं तो अभी तक पता नहीं चल रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का रिवीजन ही अच्छे से नहीं हुआ है, वो सीधा एक्स्ट्रा एज लेने की कोशिश करेगा तो अननेसेसरी परेशानी होगी. तो मेरा सुझाव क्या है कि जब आप बच्चे का ये सब बहुत अच्छे से हो चुका है, तब आपने स्कैनर सीरीज के लिए आना है, तब आपने एक्स्ट्रा एज सीरीज देखनी है. लॉजिकल है. फोर्थ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बेटा जी, सुनना अच्छे से. आप क्या कर सकते हैं, यू कैन हैव अ पेज विथ यू. एक ब्लैंक पेज ले लीजिए. जब आप स्कैनर सीरीज देख रहे हैं, उसमें आप क्या कर लीजिए, 2 लिस्ट बना लो. एक तो कोई भी चीज अगर आपको लिखती है वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसकी लिस्ट बना लो कि कोई क्वेश्चन है जो लगातार बार बार पूछा गया है. कंडीशनल ऑफर है टेक ओवर कोड में जो बार बार पूछा गया है, फास्ट ट्रैक इश्यू है आईसीडीआर में बार बार पूछा गया है. आपको लगता है कोई भी टॉपिक बार बार पूछा गया है तो उसको एक स्टार मार्क करके टॉपिक्स का लिस्ट बना दो. दूसरा, कोई भी नया पॉइंट अगर आप सीखते हो तो एक और लिस्ट बना लो
न्यू थिंग्स लर्न, बिकॉज ये स्कैनर सीरीज आपको बार बार देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार देख ली, हाँ ऐसे 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 क्वेश्चंस आते हैं। द पर्पस इज कि आपको कंटेंट तो पता है, जो आपने रेगुलर पढ़ा है वही लिखना है, वही कंठस्थ करके जाना है। लेकिन कभी कभी हमें समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर लिखना है, तो उसके लिए स्कैनर सीरीज काफी यूजफुल होती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है बेटा जी कि कोई भी नई चीज अगर आप यहाँ पे सीखते हो तो उस ब्लैंक पेपर पे लिख लो कि हाँ ये टॉपिक नया सीखा, ये चीज नहीं सीखी, लाइन नहीं सीखी, सो दैट एग्जाम के एक दिन पहले या फिर रिविजन के टाइम पे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। रेगुलर नोट्स, एडिशनल नोट्स और ये जो नई चीज सीखी, वापस स्कैनर पे आने की कोई जरूरत नहीं एग्जाम के एक दिन पहले। अगर आपका स्कैनर है भी सही तो उसमें आप हाईलाइट कर दो कि बस ये नई चीज सीखी। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो एक नई चीज सीखने का जो मौका मिला है उसको यहाँ पे हाईलाइट कर लो। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आपका सिलेबस में है ही नहीं, जैसे कि मैं स्कैनर सीरीज कराऊंगा, कुछ 2013 के, 14 के, 2018 के क्वेश्चन है, तब वो ओल्ड सिलेबस था, अब वो रेलिवेंट नहीं है, बट फिर भी उसको हम एक बार पढ़ते हुए चलेंगे। क्यों बेटा जी? कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में सरप्राइज क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन एक या दो ही आते हैं। स्कैनर सीरीज का एक पर्पस है कि एग्जाम में जो सरप्राइज क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप हैंडल कर पाए। तो कोई नई चीज भी सीखिए तो उसको अच्छे से लिख के रख लेंगे, बस सिंपल है। चल, उसके बाद में गुंडे, हाँ कुछ लोग होंगे जो स्कैनर सीरीज के बाद फूल जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो स्कैनर सीरीज के बाद सुकड़ जाएंगे। तो बेटा जी डरने का नहीं, चूंकि ये वीडियोस YouTube पे भी रहेंगे तो हो सकता है कोई स्टूडेंट जो हमसे नहीं भी पढ़ा, रेगुलर बैच मुझसे नहीं पढ़ा, सीधा स्कैनर सीरीज देखना है। एक बात को अच्छे समझ लेना कि ना तो स्कैनर सीरीज देख के आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ना ही स्कैनर सीरीज देख के आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है। ये चीज ध्यान रखो। कोई भी चीज यूट्यूब पे डालना काफी डेंजरस हो जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखना है आपको ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होना है। क्या बच्चे को लग रहा है ये सब तो पढ़ा हुआ है, सब आता है, मस्ती से मचा देंगे, आपको ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो रहा। कोई बच्चा है जो डायरेक्टली मुझसे यूट्यूब से ही जुड़ा है, उस व्यक्ति को ना तो ये स्कैनर सीरीज देख के अंडर कॉन्फिडेंट होना है, तो ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना अंडर कॉन्फिडेंट होना है। आपको बस ये समझना है कि हमने थोड़ा और कुछ नया सीखा, तभी तो इसको एक्स्ट्रा एज कह रहे हैं। आपको पूरा फोकस अपने रेगुलर नोट्स, अपने एडिशनल नोट्स, अपने कंटेंट पे करना है, वो करके जाओगे एग्जाम में मचा के आओगे। ये तो एक्स्ट्रा एज है, राइट? चल, जब हम देखते हैं ना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हमारी पिछले कुछ अटेम्प्ट में एक बच्ची थी मानिया श्रीवास्तव, EIR 1, जबरदस्त। उसके बाद में एक बच्ची थी पिछले अटेम्प्ट में हु स्कोर्ड 94 इन सिक्योरिटीज लॉ। तो ये बच्चे वो नहीं थे कि जो बच्चे एकदम ही तूफान, एकदम ऐसा कि मतलब सर एकदम सब कुछ जबरदस्त आता है। ये वो बच्चे थे जो हमेशा कुछ सीखने को रेडी थे, हमेशा कुछ ना कुछ मेहनत करने को रेडी थे। तो हमारी तरफ से हम जो जो चीजें एक्स्ट्रा मेहनत करते थे उसका इन्होंने पूरा का पूरा फायदा उठाया। तो अच्छे से रेगुलर बैच पढ़ना है, अच्छे से एडिशनल नोट्स पढ़ने हैं, क्विक रिवीजन वीडियोस को पूरा अच्छे से फ्रूटफुल यूज करना है। सब होने के बाद में गार्निशिंग के लिए एंड में ये स्कैनर सीरीज देख लेनी है। आवे गुड? चल, उसके बाद में गुंडे एक और चीज है, कभी कभी एग्जाम में कुछ बहुत ही जनरल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको इस स्कैनर सीरीज देख के उनका भी आइडिया लगता है। जैसे कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि बताओ लिस्टिंग के क्या क्या फायदे हैं। तो ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि लिस्टिंग के क्या क्या फायदे हैं, लेकिन अगर आप जनरली भी सोच लिस्टिंग क्या फायदे हैं, कंपनी को फायदा ये हो जाता है कि कंपनी को विजिबिलिटी अच्छी मिलती है, गुडविल अच्छी मिल जाती है, कंपनी को अपने फायदे होते हैं, राइट? कंपनी को पैसा रेज करना ईजी हो जाता है, इन्वेस्टर के अपने फायदे हैं कि उसका इन्वेस्टमेंट जो है वो लिक्विड होता है, जब चाहे वो बेच सकता है, इन्वेस्टर को कंपनी के ज्यादा डिटेल्स मिलते हैं अगर वो लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। तो जनरल क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, तो आपने उन जनरल क्वेश्चंस को भी कैसे हैंडल करना है वो भी स्कैनर सीरीज में आपको एक आइडिया लगेगा। बिल्कुल ठीक है, तो मस्ती से बस सुनते जाना है। उसके बाद में गुंडे, हाँ मैं सही कह रहा हूं, ये बात तो आप मानते ही नहीं हो। डू नॉट वॉच द स्कैनर सीरीज ऑन 1.5x। बेशरम बच्चे, स्कैनर सीरीज 1.5x पे नहीं देखने का है, क्योंकि स्कैनर सीरीज में मुझे पता है कि आपका समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। मैं खुद 1.5 पे बोल रहा हूं। स्कैनर सीरीज में आई नो दैट आप बच्चों के पास समय नहीं है और आप बच्चों का फटाफट से स्कैनर सीरीज कंप्लीट करना है, एक्स्ट्रा एज फटाफट से देना है आपको, तो उसके लिए मैं खुद ही 1.5x पे पढ़ाता हूं। तो आपने उसको 1.5x पे देखना नहीं है। आपका 1.5, मैं ऑलरेडी 1.5, वो कुछ 3 हो जाएगा और फिर कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको 1.5 पे नहीं देखना है। और उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट गुंडे, ध्यान रखेंगे कि स्कैनर में कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर देख रहे हो तो उसकी साइज के बेस पे उसको जज नहीं करना है। वो उसके अंदर उन्होंने साइज को कोई उन्होंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 पेज के आंसर दिए, कभी कभी 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 लाइनर आंसर दिया। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है और आपको समझना है कि मुझे जम रहा है या नहीं, इसके अंदर आंसर में क्या लिखना होगा, बस
उनका जो साइज ऑफ द आंसर, उनका फॉर्मेट ऑफ द आंसर है, उसको फॉलो नहीं करना है। वो आपको अपने ही फॉर्मेट में आंसर्स लिखने हैं। ये कुछ बहुत अच्छी चीज है। डोंट फॉलो फॉर्मेट और इवन साइज फ्रॉम स्कैनर। वो आपने अपने ही मगज के हिसाब से ही करना है। आई बिलीव अगर आपने ये सब चीजें कर ली है तो इतना तूफान एक्स्ट्रा एज लेके जाओगे आप एग्जामिनेशन में कि कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ओके, आई होप यू गाइज आर गोइंग टू सर्टेनली एंजॉय दिस स्कैनर सीरीज। बेटा जी इसी तरह से खूब खूब पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। यस यारो, चलिए आपका स्वागत है एक और एपिसोड में ऑफ स्कैनर सीरीज। चलिए गुंडो आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये वाला चैप्टर है म्यूचुअल फंड। एक काफी बढ़िया चैप्टर है, आसान चैप्टर है। चैप्टर नंबर पे मत जाइएगा, चैप्टर नंबर जो भी है इग्नोर करो उसको मस्ती से। आप ध्यान दो बस चैप्टर कंटेंट पे। स्कैनर के अंदर चैप्टर नंबर ये वाला दे रखा है, इट रियली डज नॉट मैटर। ठीक है गुंडो, चलिए म्यूचुअल फंड काफी आसान चैप्टर है बट काफी लेंदी चैप्टर है, तो बस ध्यान रखना है। मस्ती से फटाफट से यारो कंप्लीट करेंगे। और आपको मैंने एक चीज बोली थी कि आप ये लेक्चर को 1.5 पे नहीं देखेंगे क्योंकि मैं खुद ही इसको पढ़ा रहा हूं 1.5x पे। चलिए पहला सवाल है डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड क्लोज एंडेड। काफी आसान सवाल, बहुत मस्ती से 3-3 पॉइंट दोनों के लिख सकते हैं हम लोग, कहीं परेशानी की बात नहीं है। ओपन एंडेड क्लोज एंडेड लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। आप या तो ऐसे चार्ट बना के उसको कंपैरिजन में लिखो, या फिर आप यू एक्सप्लेन वन एंड देन यू एक्सप्लेन अदर। प्रेफरेबल होगा चार्ट बना के लिखना, ठीक है, कि आप दोनों को कंपैरिजन के अंदर लिख दो, बेटर रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्योर इंस्ट्रूमेंट, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, हेज एंड लेवरेज। जब भी ऐसा कुछ आता है तो वहां पे इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इसको कंपेयर करके लिखो, तो इसको वन बाय वन एक्सप्लेन कर दो। यू एक्सप्लेन प्योर इंस्ट्रूमेंट एंड देन यू एक्सप्लेन हाइब्रिड। प्योर का मतलब कुछ नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट जो प्योरली इक्विटी होगा या डेट ही होगा या प्रेफरेंस ही होगा, वो प्योर हो गया। और हाइब्रिड मतलब जो पहले इक्विटी है बाद में कन्वर्ट होकर डेट में बन जाएगा, डेट है इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेफरेंस है इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब हो गए हाइब्रिड। तो इसके अंदर आप कंपेयर करके नहीं लिख पाएंगे। एक्सप्लेन प्योर, पूरा प्योर एक्सप्लेन कर दिया, देन एक्सप्लेन हाइब्रिड, पूरा हाइब्रिड एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। कंपैरिजन में लिखना इज नॉट रिकमेंडेड हियर। नेक्स्ट आता है आपका लेवरेज और हेज फंड। तो यहां पे लेवरेज फंड को भी आप पहले एक्सप्लेन कर दो, फिर हेज फंड को एक्सप्लेन कर दो। कंपैरिजन में लिखना इज नॉट रिकमेंडेड। जैसे यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ऐसा लिखना इज नॉट रिकमेंडेड। यू एक्सप्लेन लेवरेज फर्स्ट एंड देन यू एक्सप्लेन हेज फर्स्ट, हेज लेटर ऑन। चल फिर दिख रहा है हमको डिस्कस दी अकाउंटिंग पॉलिसी इन स्टैंडर्ड व्हिच आर बी मैंडेटरीली फॉलोड बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी। कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, 2012 का सवाल है, अब बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने बताया कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पॉलिसीज फॉलो करने चाहिए। तो इसमें लिखा है द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये आपने अकाउंट्स के अंदर आपके सीएमए में शायद पढ़ा होगा। AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, AS 29 प्रोविजंस कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिंजेंट एसेट का, AS 19 लीज का, AS 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन का। तो ये जो 4 AS है, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं से इसका नाम भी याद रख लिए तो काफी है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो जनरली रेलेवेंट हैं फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। नेक्स्ट, कमेंट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आर अ न्यू वैरायटी ऑफ म्यूचुअल फंड, EDF। तो बस EDF को एक्सप्लेन कर देना है। EDF के जो 3-4 पॉइंट्स है मस्ती से लिख देना है, दैट इज इट। हेज फंड्स आर सिमिलर टू म्यूचुअल फंड। 2-2 मार्क्स के लिए हेज फंड को एक्सप्लेन कर दो, सिंपल, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। मेज़नाइन फाइनेंसिंग, ये एक अच्छा कंसेप्ट है, अच्छे समझो क्या होता है। मेज़नाइन फाइनेंसिंग इट्स अ हाइब्रिड ऑफ डेट एंड इक्विटी। मेज़नाइन फाइनेंसिंग इज बेसिकली डेट कैपिटल दैट गिव्स द लेंडर द राइट टू कन्वर्ट इनटू ओनरशिप। तो आज मैं लोन ही देता हूं, लेकिन सामने वाले को एक राइट देता हूं कि ये लोन इतने समय बाद आपको ऑप्शन बनेगा टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी इफ द लोन इज नॉट रीपेड इन टाइम। It is generally subordinated to debt provided by senior lenders such as banks and venture capital companies. तो बहुत आसान कंसेप्ट है mezzanine financing। पहला पॉइंट, it's an hybrid form of financing. It is basically in the form of debt, but if at all I am unable to repay the debt, then the debt can be converted into equity. That is mezzanine financing. Next, what do you understand by infrastructure debt fund? उसको explain कर देंगे। Discuss the eligibility criteria required to be fulfilled by a mutual fund for launching of its scheme. तो पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेट को एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद में आएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये बस बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के अंदर एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपको आज म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पढ़ा है एडिशनल नोट्स में, वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों सेपरेट क्वेश्चन है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ म्यूचुअल फंड पे आ जाएंगे कि आप म्यूचुअल फंड कैसे स्टार्ट हो सकता है, छोटू सा, कोई बहुत ज्यादा नहीं। फिर आ जाता है अटेम्प्ट द फॉलोइंग एंड सपोर्ट एन आंसर विद नेसेसरी रीजन।
पहला, an inquiry officer appointed by SEBI found evidence that a particular mutual fund was indulging in short selling and buying selling of derivative product for speculation purpose. कि म्यूचुअल फंड क्या कर रहा था? शॉर्ट सेलिंग कर रहा है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहा है. You are required to answer, can the mutual fund be held liable for violation of any provision or rule? If yes, what kind of penalty can be imposed? अब समझना अच्छे से. There is a regulation of mutual fund which prohibits on carry forward transaction, derivative transaction, short selling. एक म्यूचुअल फंड डेरिवेटिव नहीं कर सकता है. म्यूचुअल फंड को इक्विटी बेसिस पे, म्यूचुअल फंड को डिलीवरी बेसिस पे शेयर्स को बाइंग और सेलिंग करना है. वो शॉर्ट सेलिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं कर सकते. However, a mutual fund may enter into short selling transaction on a recognized stock exchange subject to the framework relating to short selling and securities lending and borrowing specified by SEBI. सेबी ने जो फ्रेमवर्क स्पेसिफाई किया है उसके अंदर वो चाहे तो थोड़ी बहुत शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं. बट इन दिस केस म्यूचुअल फंड वाज एंगेज्ड इन शॉर्ट सेलिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट व्हिच इज अ क्लियर वायलेशन. तो डेरिवेटिव में ट्रेडिंग अलाउड ही नहीं है. शॉर्ट सेलिंग तो फिर भी थोड़ी सी कर सकते हैं. व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग? शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है आप एक ऐसे शेयर को सेल कर रहे हो जो आपके पास है ही नहीं. तो अगर हमें लगता है कि कोई शेयर के प्राइस गिरने वाले तो हम उसको हायर प्राइस पे सेल कर देते ताकि बाद में बाय कर ले. तो ये सब अलाउड नहीं है म्यूचुअल फंड को. ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग डेरिवेटिव अलाउड नहीं है. बट स्टॉक एक्सचेंज पे फ्रेमवर्क के अंदर वो शॉर्ट सेलिंग तो फिर भी कर सकता है. डेरिवेटिव ट्रेडिंग तो बिल्कुल अलाउड नहीं है. इस केस में उन्होंने डेरिवेटिव ट्रेडिंग की, इसलिए वायलेशन है. अब आता है उनके ऊपर किस प्रकार की पेनल्टी हो सकती है. तो उन्होंने कहा किसी भी प्रकार का अगर आप कॉन्ट्रवेंशन करते हैं तो इंटरमीडिएट रेगुलेशन के अंदर उनके ऊपर पेनल्टी हो सकती है. सिंपल. तो यहां पर उन्होंने एक्सप्रेसली पेनल्टी भी बताई नहीं. आप चाहें तो यहां बेसिक म्यूचुअल फंड की पेनल्टी लिख सकते हैं. अदरवाइज सिंपली ये भी लिख के छोड़ा तो चलेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति वायलेट करता है म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के अंदर पेनल्टी को, तो उसको सेबी इंटरमीडिएट रेगुलेशन 2008 के हिसाब से पेनल्टी लग सकती है. ये जो इंटरमीडिएट रेगुलेशन 2008 है, इसका नाम आपने सुना है पार्ट बी के आखिरी चैप्टर नंबर 19 में. वहां में जब एडिशनल नोट्स पढ़ा रहा था वहां पे इंटरमीडिएट रेगुलेशन 2008 का रेफरेंस है. चलो, काफी आसान है. हमने क्या सीखा कि म्यूचुअल फंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग कभी नहीं कर सकता. आप चाहें तो आपकी जो म्यूचुअल फंड की शीट लेके बैठे हो उस पर लिख सकते हो म्यूचुअल फंड कैन नेवर एंटर इनटू डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन. इट शुड नॉट इवन एंटर इनटू शॉर्ट सेलिंग, बट इट कैन डू शॉर्ट सेलिंग अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज बाय सेबी, बट इट कैन नेवर डू डेरिवेटिव ट्रेडिंग. चलो, the mutual funds have emerged as one of the important class of financial intermediaries which cater to the need of retail investor. कुछ भी नहीं, म्यूचुअल फंड पे प्रकाश डालो, ये सवाल है. तो पहले ऐसे जनरल सवाल आते थे, म्यूचुअल फंड पे प्रकाश डालो, तो आप म्यूचुअल फंड के बारे में लिख सकते हो, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं जनरली. अगर कभी भी आता है म्यूचुअल फंड इज वेरी नाइस ऐसा, तो म्यूचुअल फंड को एक्सप्लेन कर दो. एक फंड है जहां पे पब्लिक पैसा लगाती है और ये पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है. फंड मैनेजर उसको इन्वेस्ट करता है अपने दिमाग को यूज करके. फिर आप सिंपल बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड लिख सकते हैं. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट स्कीम को एक्सप्लेन करना हो गया. In capital market, a trustee is having a number of rights and obligation. Is it correct? Describe the right and obligation of a trustee. Trustee के right and obligation को explain कर देंगे. और फिर आता है एडवर्टीजमेंट कोड ऑफ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट कोड याद है ना? हाँ, कुछ भी आप बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे कि आपका कैसा होना चाहिए एडवर्टीजमेंट, कैसा नहीं होना चाहिए, मिसलीडिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट राइट होना चाहिए. उसके बाद में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, कोई भी सेलिब्रिटी आपके म्यूचुअल फंड के एडवर्टीजमेंट का पार्ट नहीं हो सकता. वो सब चीज आ जाएंगे एडवर्टीजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट में. बहुत आसान. अगर आप रेगुलर नोट्स, एडिशनल नोट्स एकदम कंठस्थ करके बैठे हो तो स्कैनर सीरीज तो आपको एकदम समझ में आएगी. कुछ है ही नहीं. जैसे कि मैं बताता हूं, गलती ये नहीं करनी कि बैक टू बैक स्कैनर सीरीज ही देख रहे हो एक के बाद एक. नहीं, चैप्टर अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, उसके बाद में स्कैनर सीरीज देखोगे उस चैप्टर की तो मजा आएगा. इसे कहते हैं हम एक्स्ट्रा एज फॉर सिक्योरिटीज लॉ. एज तब मिलेगा जब हमारी बेसिक प्रिपरेशन हो चुकी है. ठीक है गुंडे, तब ये एकदम तूफान काम करेगा और आप मचाओगे, रैंक वगैरह लेकर आओगे. उसके बाद में आता है ब्रीफली एक्सप्लेन द एडवर्टीजमेंट कोड प्रिस्क्राइब फॉर म्यूचुअल फंड. वापस वही की वही बात. एडवर्टीजमेंट कोड में एडवर्टीजमेंट कैसा होना चाहिए जैसे कि पढ़ा हमने. रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड को एक्सप्लेन कर दो. जितना इन्होंने लिखा है इतना नहीं, हमारे लिए जितना दे रखा है उतना ही लिखना है आपको. म्यूचुअल फंड कॉस्ट के बारे में लिखाओ, ये अच्छा है. 2 क्लासेस ऑफ म्यूचुअल फंड कॉस्ट आर देयर. एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक होता है सेल्स चार्ज. तो पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में लिखा है, फिर सेल्स चार्ज के बारे में लिखा है. ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होता है जो हमारे रेगुलर ऑपरेटिंग एडवाइजरी फीस पे कर रहे हैं, ईएमसी की फीस पे कर रहे हैं हम लोग, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए. सेल्स चार्ज क्या हो गया कि हमें कोई भी चीज को बेचने, म्यूचुअल फंड की यूनिट को बेचने में जो खर्चा आता है उसे कहते हैं सेल्स चार्ज. एंट्री लोड, एग्जिट लोड की बात कर सकते हैं. ठीक है बेटा जी. डिस्क्राइब वेरियस स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड एज पर द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. कि इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड के स्कीम हो सकते हैं. आप धड़ लिख सकते हो. इनकम ओरिएंटेड, ग्रोथ ओरिएंटेड, हाइब्रिड, हाई ग्रोथ, कैपिटल प्रोटेक्शन, टैक्स सेविंग, जो भी आपको याद आते हैं वैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो. 5 मार्क्स के लिए आए तो कोई भी 5 स्कीम को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो.
इन्होंने तो बहुत सारे एक्सप्लेन कर दिए, इतना आप नहीं करेंगे एग्जाम में, कोई भी 5 को आप कर सकते हैं, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आते भी नहीं। ETFs आर रैपिडली ग्रोइंग क्लास ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द टॉपिक, एक्सप्लेन द टॉपिक। ETF एक्सप्लेन कर दो, दैट्स इट। हेज फंड्स एक्सप्लेन कर दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो। Expense ratio for a mutual fund should be as low as possible. Explain how increase or decrease in total expense ratio shall be disclosed by AMC. तो एक्सपेंस रेशियो आपका कम से कम होना चाहिए, कैसे आप उसको डिस्क्लोज करते हो? तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? अपना टोटल जो खर्चा होता है डिपेंडिंग ऑन एनएवी, उसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। उसका एक लिमिट भी है, कंपल्सरीली हर म्यूचुअल फंड को अपना एक्सपेंस रेशियो डिस्क्लोज करना है। आप देखोगे, याद करो, अगर हम मनी कंट्रोल पे भी देखते थे तो हर एक का एक्सपेंस रेशियो लिखा होता है। रिलेशन बिटवीन एक्सपेंस रेशियो एंड TER, ये पढ़ते अच्छे से, समझना अच्छे से। एनी चेंज इन द बेस TER इज टोटल एक्सपेंस रेशियो एक्सक्लूडिंग एडिशनल एक्सपेंस प्रोवाइडेड इन सभी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, GST वगैरह, इन कंपैरिजन टू बेस TER चार्ज टू एनी स्कीम प्लान शैल बी कम्युनिकेटेड टू इन्वेस्टर। कि अगर आपने जो भी बेसिक एक्सपेंस रेशियो थे, बेसिक एक्सपेंसेस थे, उसके अलावा कुछ भी एडिशनल एक्सपेंस चार्ज किया है तो आपको एक्सप्रेसली अपने शेयर होल्डर, अपने यूनिट होल्डर को बताना होगा। और आपको वेबसाइट पे भी 3 दिनों के अंदर अपलोड करना होगा। हाउएवर एनी डिक्रीज इन TER इन अ म्यूचुअल फंड ड्यू टू वेरियस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वुड नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रायर नोटिस टू इन्वेस्टर। तो अगर आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो किसी भी कारण से बढ़ रहा है, जो आपने पहले डिस्क्लोज किया था उससे ज्यादा हो रहा है, तो आपको उसको इन्फॉर्म करना है इन्वेस्टर को अपने वेबसाइट पे विदिन 3 डेज। लेकिन अगर कभी भी आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो कम हो रहा है तो आपको डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। इजी। Next question is life changing asset management limited, a mutual fund company desires to engage the Bollywood celebrity. अरे हम शाहरुख खान को बुला लें क्या हमारे म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने के लिए? The answer is a clear no. एडवर्टीजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट का टॉपिक है, आप एक्सप्लेन करेंगे एडवर्टीजमेंट कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, और फिर आप लिखेंगे एक सेलिब्रिटी कभी भी किसी म्यूचुअल फंड के एडवर्टीजमेंट का पार्ट नहीं हो सकता। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर हमने देखा है महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, इनको म्यूचुअल फंड को प्रमोट करते हुए। समझना अच्छे से, एक सेलिब्रिटी कभी भी किसी म्यूचुअल फंड के एडवर्टीजमेंट का पार्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि सेलिब्रिटी कभी भी ये नहीं बोल सकता एक्सिस म्यूचुअल फंड लो, सेलिब्रिटी ये नहीं बोल सकता पराग पारेख का म्यूचुअल फंड लो। सेलिब्रिटी किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को प्रमोट नहीं कर सकते, ये क्लियर है। बट गवर्नमेंट अगर उनको बोलती है कि म्यूचुअल फंड अवेयरनेस करो तो वो अवेयरनेस कर सकते हैं। अवेयरनेस ऑफ म्यूचुअल फंड इज अलाउड, बट व्हाट इज नॉट अलाउड, प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इज नॉट अलाउड। तो आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, लेकिन आप द आइडिया ऑफ म्यूचुअल फंड कैन बी प्रमोटेड। वेरी क्लियर, डिफरेंस समझ में आ रहा है कि आपको कोई कंपनी हायर नहीं कर सकती कि हमारे म्यूचुअल फंड बेचो। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड के प्रमोशन में हेल्प करो, द आइडिया ऑफ म्यूचुअल फंड, दैट इज वेरी वेल अलाउड। तो आप सेलिब्रिटी को यहां पे हायर नहीं कर सकते। एक्सप्लेन द वेरियस रिस्क इन्वॉल्व्ड इन म्यूचुअल फंड। काफी आसान है, क्या क्या प्रकार के रिस्क हो सकते हैं। हमारे म्यूचुअल फंड के टॉपिक के सबसे पहले पेज पे आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड एंड रिस्क इन्वॉल्व। तो बस वो रिस्क इन्वॉल्व लिख देना। While evaluating the performance of a mutual fund, one must not be led by mutual fund return in isolation. In that context, elucidate how performance of mutual fund is evaluated. क्या आप कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड को आइसोलेटेड उसके रिटर्न पे जज नहीं कर सकते। आपको कंपेयर करना होगा कि मार्केट के कंपैरिजन में वह म्यूचुअल फंड कैसा रिटर्न दे रहा है। बिल्कुल ठीक है, इसको कंपेयर करके आप करोगे कि मार्केट के कंपैरिजन में कैसे दे रहा है। फिर आते हैं इसके कुछ म्यूचुअल फंड के न्यूमेरिकल्स हम अच्छे से देख ही चुके हैं। देखते हैं ये पॉइंट क्या कह रहा है। पहला सवाल, सेबी इन इट्स गाइडलाइंस रिलेटेड टू रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट बाय म्यूचुअल फंड प्रिस्क्राइब्स दैट द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज ऑफ अ सिंगल कंपनी मस्ट नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एनएवी ऑफ द स्कीम। ठीक है भाई, कि कोई भी कंपनी अगर इक्विटी, कोई भी म्यूचुअल फंड किसी एक कंपनी की इक्विटी शेयर्स दे रहा है तो वो म्यूचुअल फंड के नेट एसेट का टोटल जो है उसका 10% से ज्यादा किसी एक कंपनी की इक्विटी में नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए पराग पारेख का जो टोटल एसेट है म्यूचुअल फंड का, वो नेट एसेट है 10,000 करोड़, तो उसका 10% 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ वो किसी एक कंपनी के शेयर्स ले नहीं सकते। अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हैज रिपीटेडली एक्सीडेड दिस लिमिट थ्रू इट्स एसोसिएटेड ब्रोकर, assessing adjudicating officer concerned imposed a penalty. The mutual fund approached the court and pleaded that the limit was not exceeded intentionally and hence it should not be penalized for unintentional deed as per the provision of SEBI Act, and decided case clause suggests क्या कोर्ट इस ऑर्डर को सेटिस्फाइड करेगा। क्या समझ में आया कि म्यूचुअल फंड की लिमिट थी कि किसी भी एक कंपनी में आप अपने एसेट के 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। म्यूचुअल फंड बराबर बार बार इन्वेस्ट किया, अब उन पे पेनल्टी लगा दी तो वो बोल रहे अरे हमने जानबूझ के नहीं किया, इंटेंशनल नहीं था, अनइंटेंशनली हो गया,
तो क्या पेनल्टी सेटिस्फाइड होगी क्या? अरे आंसर पढ़े बिना हम कह सकते हैं कि पेनल्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी। आर वी अंडरस्टैंडिंग? इन्होंने केस का रेफरेंस लिया है और उस केस के रेफरेंस को लेते हुए ये बोला है कि कभी भी आप इस ग्राउंड पे गिल्टी माइंड इज नॉट नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ पेनल्टी, कि आपका गिल्टी माइंड है या नहीं है वो रेलेवेंट नहीं है। आपने गलती की तो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी, आपने गलती की तो आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज होगी, आपने इंटेंशनली किया अनइंटेंशनली की वो रेलेवेंट नहीं है। एंड दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड। तो आपकी जो म्यूचुअल फंड की शीट लेके बैठे हो आप उस पर लिख दो सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड, एंड इट वाज हेल्ड दैट गिल्टी माइंड इज नॉट नेसेसरी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सिविल एक्ट और रूल, कि जब भी आप सेबी का कोई भी वायलेशन करते हैं सिविल लॉ, इसके अंदर आपका गिल्टी माइंड था या नहीं था ये रेलेवेंट नहीं है। इट वाज हेल्ड इन सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड। काफी आसान। तो हम ये व्हाट इज द कंक्लूजन? वी कैन कंक्लूड दैट इस म्यूचुअल फंड को चुपचाप पेनल्टी पे कर देनी चाहिए। इनका जो आर्ग्यूमेंट है बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। फिर एनएवी के कैलकुलेशन आ जाते हैं, ये सब तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, कोई बड़ी बात नहीं। न्यूमेरिकल सारे यारों हो चुके हैं हमारे। यस, ये क्वेश्चन रीड करेंगे यार। चलो, अरे कुछ भी नहीं है, अरे बहुत ज्यादा आसान है, अरे कुछ है ही नहीं। देखो आप सेम क्वेश्चन जो हमने पढ़ा है उसका रिपीट टेलीकास्ट से रीड इट जस्ट गिव इट अ रीड। क्या कह रहा हूं? एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट। तो क्या गिल्टी माइंड रेलेवेंट है क्या? नहीं। इट वाज हेल्ड इन सेबी वर्सेस श्रीराम म्यूचुअल फंड। बोलो जय श्रीराम। चलो करो इधर आओ। सेम, बहुत ज्यादा आसान। गिल्टी माइंड रेलेवेंट नहीं है। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल। एंड विद दिस वी आर डन विद द ब्यूटीफुल टॉपिक ऑफ म्यूचुअल फंड। चलिए यारो, तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड के अंदर। तब तक खूब खूब पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो। आई एम गोना सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। टाटा बाय बाय।